हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं, लेक्चर में बात करेंगे फील्ड डिजीज के बारे में। किसके बारे में? फील्ड डिजीज के बारे में बात करेंगे। फील्ड डिजीज के अंतर्गत धान, पैडी पैडी के जो डिजीज है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? कौन कौन से डिजीज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पैडी में पहला डिजीज देखते हैं। पहला डिजीज है ब्लास्ट डिजीज। कौन सा डिजीज? ब्लास्ट डिजीज। ब्लास्ट डिजीज, क्लियर। जिसे प्रध्वंस रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? प्रध्वंस। धान का जो है प्रध्वंस रोग भी कहा जाता है। प्रध्वंस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रध्वंस रोग कहते हैं। जिसे किसे? ब्लास्ट डिजीज को जो है प्रध्वंस रोग कहते हैं। ठीक है ना? ये जो है सर्वप्रथम सन 1704 में देखा गया था। कब देखा गया था? सर्वप्रथम 1704 में देखा गया था। ठीक है, कहां देखा गया था? जापान में देखा गया था। क्लियर बात। बात करते हैं प्लास्ट डिजीज में। ये किसके द्वारा फैलता है? तो बाई फंगस फैलता है। किसके द्वारा? बाई फंगस। ये जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कैजुअल ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना? किस रोग के कारण, किस पैथोजन यानी इसका जो रोग जनक क्या होता है। ठीक है ना? धान में जो ब्लास्ट डिजीज होता है, प्रध्वंस रोग होता है, ये किस रोग जनक के कारण होता है? तो पाइकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये होता है पाइकुलेरिया, पाइकुलेरिया ओराइजी। इस पैथोजन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे इसमें सिम्टम्स के बारे में। लक्षण क्या होते हैं? ठीक है ना? इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे इस रोग को, हम कैसे जानेंगे? ठीक है ना? कहां पर दिखता है, कैसे दिखता है, आपका जो ब्लास्ट डिजीज है वो कैसे दिखता है? तो ये जो है पौधे के सभी वायवीय भागों में, कैसे भागों में? सभी, यानी कि पौधे के वायवीय भागों में पाया जाता है। वायवीय भागों में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? वायवीय भागों में दिखाई देता है। अगर हम इसको पहचानना चाहेंगे तो कहां? पौधों के वायवीय भागों में। ठीक है ना? पत्तियों में, पर्णछद में, पुष्पक्रम में, पत्तियों में, पर्णछद में। ठीक है ना? पत्तियों में, पर्णछद में, पुष्पक्रम में, पुष्पक्रम में, इन सब में देखा जाता है। ठीक है ना? इन सब में दिखाई देता है। कौन सा डिजीज? आपका ब्लास्ट डिजीज। क्लियर है? तो ये क्या होता है, इनमें स्पॉट पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? धब्बों के रूप में दिखाई देता है। स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। स्पॉट यानी कि धब्बों के रूप में दिखाई देता है। धब्बों के रूप में दिखाई देता है। क्लियर बात? तो बात जान लिया। जो धान का, पैडी का ब्लास्ट डिजीज है, ठीक है ना, सर्वप्रथम कहां देखा गया था? जापान में देखा गया था। कब देखा गया? 1704 में। किसके द्वारा फैलता है? फंगस के द्वारा फैलता है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ये पूछ लेता है। पैथोजन क्या है? पाइकुलेरिया ओराइजी है। बात करते हैं लक्षण के, तो ये जो रोग होता है ये पौधे के वायवीय भागों में दिखाई देता है। पत्तियों में, पर्णछद, पुष्पक्रम में और पौधे की गांठों में, इन सब भागों में दिखाई देता है। किस रूप में? धब्बों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना? फिर बात करते हैं इसमें
कैसे इसका कंट्रोल किया जाएगा, रोकथाम यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, ये आपका 5th सेमेस्टर में आपका है फील्ड डिजीज एंड हॉर्टिकल्चर डिजीज के अंतर्गत ये है। ठीक है ना, तो ये फील्ड डिजीज में आपका पहला जो डिजीज था ब्लास्ट डिजीज, तो इसमें कंट्रोल क्या होगा, सबसे पहली चीज तो रोग मुक्त, कैसे रोग मुक्त बीज उपयोग करते हैं। क्लियर बात, सबसे पहली चीज क्या है, रोग मुक्त बीज का उपयोग करेंगे। दूसरी चीज क्या है, फसल अवशेष, फसल अवशेष एकत्र करके जला देते हैं, एकत्र करके जला देते हैं। दूसरा रोकथाम है। ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, रोपाई के 30 से 35 दिन बाद, क्या रोपाई के 30 से 35 दिन बाद, रोपाई के 30 से 35 दिन बाद संपूर्ण जल को खेत से निकाल देते हैं। क्लियर, क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। इस प्रकार रोकथाम किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करेंगे, फसल अवशेषों को एकत्र करके जला देंगे या नष्ट कर देंगे। ठीक है, और उसमें जो है रोपाई के बाद क्या करेंगे, खेत का जल निकाल कर उसमें नीम की खली या जेट्रोफा का तेल का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम इसके कंट्रोल के लिए सर्वांगी कवकनाशी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, बाविस्टीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका सर्वांगी कवकनाशी है। कितना मात्रा होनी चाहिए इसका, जो है 0.1% मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात, तो ये हो गया आपका ब्लास्ट डिजीज, जान लिया। अच्छा, जो मेन चीजें हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यही पूछा जाता है कि जैसे पूछा गया क्वेश्चन कि धान के प्रदंश रोग के बारे में बताइए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो प्रदंश रोग जो है, ठीक है ना, सर्वप्रथम कहाँ देखा गया, 1704 में। लगभग जहां जहां कहने का मतलब देश में अपने जहां जहां पर भी धान की खेती होती है, ठीक है, वहां वहां देखा गया है, पाया जाता है, सर्वेक्षणों से भी ज्ञात हुआ है। जहां जहां इसके धान की कल्टीवेशन होता है वहां पर ब्लैक डिजीज देखने को मिलता है। किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, पैथोजन क्या है, पाइक्लेरिया यूराइजी है। ठीक है, लक्षण कैसे होते हैं, वायवीय भागों में देखा जाता है, पत्तियों में, परिच्छदों में और पुष्पक्रमों में, और पौधे की गांठों में जो है ये लक्षण दिखाई देते हैं। किस रूप में, धब्बों के रूप में। ठीक है ना, कंट्रोल के लिए क्या करते हैं हम का जो है सर्वांगी कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, बाविस्टीन का प्रयोग कर लेते हैं। रोकथाम के लिए रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करते हैं। कैसे बीजों का, रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करते हैं, फसल अवशेषों को एकत्र करके जला देते हैं। और क्या करते हैं, रोपाई के 30 से 35 दिन बाद जो जल भरा हुआ होता है, खेत में पानी भरा हुआ होता है, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद जो है नीम की खली या जेट्रोफा, ठीक है ना, को डालते हैं, यानी कि नीम के तेल का छिड़काव, सॉरी, नीम की खली व जेट्रोफा तेल का प्रयोग किया जाता है इस रोग से रोकथाम के लिए। या फिर हम रेजिस्टेंट वैरायटियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रेजिस्टेंट वैरायटियां इसमें कौन कौन सी है, रेजिस्टेंट वैरायटी की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हैं, तो रेजिस्टेंट वैरायटी कहने का मतलब किसी रोग से बचने के लिए हम प्रतिरोधी किस्मों को भी रोपण करते हैं, तो हम प्रतिरोधी किस्मों का रोपण कर सकते हैं। पूसा 205 हो गई, क्या पूसा 205 एक किस्म है, ठीक है ना, ये क्या है, पूसा 205 हो गई। पूसा NR 162, पूसा NR 162 का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, ये कुछ किस्में हैं। IR 64 भी है इसके लिए, ब्लास्ट डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है IR 64, IR 64 का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ये रेजिस्टेंट वैरायटियां भी उगाते हैं। फिर उसके बाद अगला डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अगला डिजीज कौन सा है इसमें देखते हैं। अगला डिजीज है इसमें ब्राउन लीफ स्पॉट,
दूसरा है ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है ना, जिसे हम पर्ण चित्ती या तिल चित्ती तिल पर्ण, ठीक है ना, जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं, पर्ण चित्ती के नाम से जानते हैं, पर्ण चित्ती किस नाम से जानते हैं, पर्ण चित्ती के नाम से जानते हैं, तिल पर्ण के नाम से जानते हैं, तिल पर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, और किस नाम से, पर्ण शीर्णता के नाम से जाना जाता है, पर्ण शीर्णता के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को, किसको, ब्राउन लीफ स्पॉट को, और अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है इसे, किस नाम से, अंगमारी, अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को, ठीक है ना। ये जो रोग होता है बीजाणु जनित एवं मृदा जनित दोनों प्रकार का होता है, ये जो आपका डिजीज है, ठीक है ना, ये मृदा जनित भी होता है और बीज जनित भी होता है, यानी मृदोड़ एवं बीजोड़ दोनों होता है, ठीक है ना, मृदा जनित एवं बीज जनित दोनों प्रकार का होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये भी जो है बाई फंगस फैलता है, किसके द्वारा, फंगस के द्वारा फैलता है, कवक के द्वारा फैलता है। तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी किस कवक, यानी कि उसका रोगजनक क्या होगा, पैथोजन क्या होगा, तो डेक्सलेरा ओराइजी होगा, क्या होगा, पैथोजन क्या होगा, डेक्सलेरा ओराइजी, डेक्सलेरा ओराइजी, क्लियर, किस पैथोजन के कारण होगा, डेक्सलेरा ओराइजी पैथोजन होगा। बात की जाए इसके सिम्टम्स के, तो इसके जो लक्षण है वो वायवीय भागों में देखे जाते हैं, पौधे के किस भागों में देखा जाएगा, वायवीय भागों में देखा जाता है, चित्ती पत्तियों पर जो छोटी छोटी चित्तियां दिखाई देती हैं, ठीक है ना, हल्के भूरे रंग की, किस रंग की, हल्के भूरे रंग की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कंट्रोल के लिए और मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल एवं मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि मैनेजमेंट में हम सीधी सी बात है, मैनेजमेंट में हम रोग मुक्त बीजों को प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, फसल अवशेषों का विशेष ध्यान रखेंगे, उनको जला देना, ठीक है। और क्या प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि रोग मुक्त बीज हो गए और आपका फसल अवशेष हो गए, और रोग मुक्त किस्मों का प्रयोग करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं जैसे कि इस फंगिसाइड का प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। फंगिसाइड में जैसे कि बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो ये हो गया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगला तीसरा है आपका, तीसरा इसमें हम बात करेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जिसे जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाणु झुलसा रोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीवाणु, या इसे स्वायत्त मुरझान रोग भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, और क्या नाम दे सकते हैं, स्वायत्त मुरझान रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर बात। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि इसका जो पैथोजन होता है, कहने का मतलब ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया है, पैथोजन क्या है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, जेंथोमोनास ओराइजी, कौन सा है, जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, जेंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें लक्षण कैसे होते हैं, जो इसमें लक्षण किस प्रकार के होते हैं, तो देखो इसमें जो लक्षण है तीन प्रावस्थाओं में, यानी तीन अवस्थाओं में देखे जाते हैं, एक पर्ण अंगमारी और एक मिलान अवस्था और एक होती है पीली पर्ण अवस्था। तो इनके जो लक्षण होते हैं, कहने का मतलब तीन अवस्थाओं में देखे जाते हैं। लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तीन प्रावस्थाओं में देखे जाते हैं, कितने, तीन प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, पहला हमने बताया आपको
पर्ण अंगमारी अवस्था, पर्ण अंगमारी प्रावस्था। दूसरा हमने बताया क्या कि मलानी प्रावस्था, मलानी प्रावस्था। और तीसरा हमने बताया कि पीली पर्णावस्था, पीली पर्ण प्रावस्था। तो ये जो रोग होता है आपका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसका पैथोजन क्या होता है, जेंटोमोनास ओराइजी होता है। ठीक है, ये इसके जो लक्षण है 3 प्रावस्थाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, एक हो गया पर्ण अंगमारी और दूसरा हो गया मिलान प्रावस्था और तीसरा पीली पर्णावस्था। ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, सबसे सीधी सी बात स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविकी का प्रयोग किया जाएगा। साथ में कंट्रोल करना है तो रोगग्रस्त बीजों का चयन करना चाहिए। ठीक है ना, रोग मुक्त बीजों को हमें बोना चाहिए। ठीक है ना, जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान है। ठीक है ना, उचित जल निकास वाली उचित जल निकास का प्रबंध या वेल ड्रेनेज वाली भूमि होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं जैसे कि जब हम रोपाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, रोपाई कर रहे होते हैं तो रोपाई करने से पहले 0.5% ब्लाइटॉक्स, क्या ब्लाइटॉक्स का के साथ जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है ना, किसका, ब्लाइटॉक्स प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल का जो है छिड़काव करना चाहिए। ठीक है ना, और यही रोकथाम में हम जो है कुछ रेजिस्टेंट किस्मों का प्रयोग करते हैं। क्या, कुछ रेजिस्टेंट किस्में जैसे कि पूसा NR 162 हो गई, जैसे रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं रोकथाम में। जैसे रोकथाम की बात की जाए, रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी, जिससे पूसा NR 162 का प्रयोग करते रेजिस्टेंट वैरायटी उगाते हैं। तो जैसे पूसा NR और हो गई रत्ना हो गई, तो इन वैरायटियों को हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, जयश्री हो गई, सलीना और सलीना हो गई। ठीक, इन किस्मों को हम उगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। ठीक, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उसका पैथोजन याद रखिए। ठीक है ना, कौन सा रोग है, सिम्टम्स याद रखिए और कंट्रोल। क्लियर ना बात, तो ये हो गया आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। उसके आगे अगला है शीट ब्लाइट, शीट ब्लाइट। अगला रोग देखते हैं अपना कौन सा होगा, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है इसमें शीट ब्लाइट। कौन सा डिजीज है, शीट ब्लाइट है। ठीक है ना, जिसे अंगमारी रोग या पर्णशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे अंगमारी या शीलता। ये भी जो है आपका बाई फंगस होता है। किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। और किस फंगस के द्वारा, अगर बात कर ले कैजुअल ऑर्गेनिज्म की, कैजुअल ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना, तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसका क्या होता है, इसका रैक्टोजनिया, रैक्टोनिया सोलेनाई होता है। क्या होता है इसका, रेजोक्टनिया सोलेनाई, सोलेनाई किसके द्वारा होता है, रेजोक्टनिया सोलेनाई के कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स कैसा होता है, यानी कि लक्षण कैसे होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। जो संक्रमण जब पौधे पर होता है, ठीक है ना, जब संक्रमण होता है पौधे पर तो संपूर्ण पत्तियां जो है क्या होती हैं, मर जाती हैं। इसके संक्रमण होने पर, शीट ब्लाइट रोग होने पर जो है पत्तियां जो है संपूर्ण रूप से मर जाती है। पत्तियों पर जो है धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, वो धब्बे जो है मटियारे धूसर रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लक्षण ऐसे हम पहचानेंगे। ठीक है ना, कंट्रोल में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के लिए हम अवशेषों को एकत्र करके, ठीक है ना, उन्हें जला देंगे या नष्ट कर देंगे, या फिर हम उसमें सर्वांगी कवकनाशी, किसका, सर्वांगी कवकनाशी
का प्रयोग करते हैं। सर्वांगी कवकनाशी जैसे कि आपका हो गया 22.1% का छिड़काव करेंगे, या तो हम रेजिस्टेंट वैरायटियां, किसका रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी यानी प्रतिरोधी किस्मों का, जैसे कि आपकी हो गई प्रभात, आपकी शीत ब्लाइट से रेजिस्टेंट हो गई कौन सी प्रभात हो गई, कौन सी वैरायटी है प्रभात हो गई। और दूसरी है आपकी बालेश्वरी, दूसरी आपकी है इससे रेजिस्टेंट वैरायटी बालेश्वरी। ये दो किस्में हैं जो कि इससे रेजिस्टेंट वैरायटियां तो बहुत सारी हैं लेकिन एक दो हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कहने का मतलब सीड ब्लाइट में, सीड ब्लाइट किसके द्वारा होता है फंगस के द्वारा, राइजोकिनिया सोलेनाई। कंट्रोल के लिए क्या करते हैं सर्वांगी कवकनाशी वाविस्टीन 0.1% का स्प्रे करते हैं, कितना वाविस्टीन 0.1% का छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला है खैरा डिजीज, कौन सा है अगला खैरा डिजीज। अगला डिजीज देखते हैं खैरा, ये जो है न्यूट्रिशनल है, कैसा है न्यूट्रिशनल है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है पोषक तत्व की कमी से होता है, और किस पोषक तत्व की कमी से होता है तो जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है जिंक की कमी से होता है। इसमें होता क्या है लक्षण क्या होते हैं, ये जब रोग में कहीं कहीं पर दिखाई देता है, छोटे छोटे यानी चिटपुट स्थानों पर बिखरे हुए थोड़े थोड़े दूर पर दिखाई देना पड़ता है। उसमें होता क्या है ये रुपाई के लगभग 15 से 20 दिनों में जाहिर देने लगता है या प्रकट होने लगता है, सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। होता क्या है इसमें जो नई पत्तियां होती है, नई पत्तियों के किनारों पर जो पत्तियां होती है पत्तियों के किनारों पर या अग्र सिरे पर, ठीक है ना, हरिमहीनता देखने को मिलती है, सफेद या पीली रंग की हल्की धारियां देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है जैसे कि ये पत्ती है, ठीक है ना, ये क्या है धान की पत्ती है, तो इनके किनारों पर, ठीक है ना, या अग्र सिरा पर जो है हरिमहीनता देखने को पाई जाती है, पीली पीली या सफेद सफेद जो है हल्की हल्की धारियां देखने को मिलती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल के लिए या रोकथाम के लिए हम बात करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में, तो हम इसमें जो है 5 किलोग्राम, कितना 5 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट के साथ 25 किलोग्राम बुधा चूना, 5 किलोग्राम 5 केजी जिंक सल्फेट प्लस बुधा चूना, बुधा चूना की क्या मात्रा होगी 25 किलोग्राम, बुधा चूना प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है ना। कितने अच्छा 1 हेक्टेयर के लिए पानी क्या होना जैसे कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट है प्लस 25 किलोग्राम बुधा चूना है, तो इसको 1000 लीटर पानी में, ठीक है ना, 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर देते हैं। सिम्टम्स की बात समझ आ गई कि खैरा रोग के सिम्टम्स क्या होंगे, रोपाई के लगभग 15 से 20 दिनों बाद दिखाई देने लगते हैं। फील्ड में आपके कहीं कहीं थोड़े थोड़े स्थान पर टुकड़ों में कहीं कहीं दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है पत्तियों के किनारों पर और अग्र सिराओं पर, ठीक है ना, हरिमहीनता देखने को मिलती है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा डिजीज है खैरा डिजीज। ये किससे होता है न्यूट्रिशनल यानी कि पोषक तत्व की कमी से होता है। किस पोषक तत्व की कमी से होता है तो जिंक की कमी से होता है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर किसी पोषक तत्व की कमी से हो रहा है तो अगर उसकी पूर्ति कर दी जाए तो उस रोग से हमें बचा जा सकता है रोपाई के पूर्व। और अगर जैसे हो भी गया है तो उस खेत में अगर जिंक की पूर्ति करा दी जाए तो कहीं ना कहीं हद तक वो कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर बात। फिर उसके बाद एक इसमें डिजीज होती है वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है वायरस के द्वारा फैलती है। तो वो कौन सी है उसको देख लेते हैं। टुंगो वायरस कौन सी बीमारी है टुंगो वायरस डिजीज है। अगला है टुंगो वायरस डिजीज। कौन सी डिजीज है टुंगो वायरस डिजीज, ठीक है। ये कैसी होती है विषाणु जनित होती है, विषाणु जनित होती है। ये कैसी बीमारी है ये कैसा रोग है विषाणु जनित रोग है, ठीक है। किसके द्वारा होता है विषाणु के द्वारा होता है। तो किस विषाणु के द्वारा होता है
तो ये जो है आपका विषाणु जो है, जो भी बीमारी, एक चीज ये समझिए जो विषाणु द्वारा जो बीमारी होती है उसको ट्रांसमिटेड होने के लिए किसी न किसी इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है या किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही फैलता है। कोई ना कोई वेक्टर होता है उसके फैलाने के पीछे। अगर इसमें बात की जाएगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की, तो उसमें जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कहने मतलब वायरस है, वायरस को ट्रांसमिटेड करने के लिए उस वेक्टर का जो कार्य करता है वो कोई ना कोई कीट करता है। वो कौन सा कीट है उसके बारे में आगे देखते हैं। तो टोंगो वायरस डिजीज जो है विषाणु जनित रोग है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इसे क्या यानी कि किस पैथोजन यानी किस कैजुअल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा होता है, पैथोजन की बात की जाए तो राइस टुंग्रो स्फेरिकल वायरस, राइस टुंग्रो स्फेरिकल वायरस, इसे शॉर्ट में आरटीवी भी बोलते हैं। किस वायरस के द्वारा होता है? आरटीवी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है? आरटीवी वायरस के द्वारा होता है। अच्छा, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद सिम्टम्स में क्या होता है, जो इनके लक्षण होते हैं, जो इनके लक्षण प्रकट होते हैं, जो ओड लीफ होती है, पुरानी पत्तियां होती हैं, उन पर दिखाई देते हैं। किस पर दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और उनका रंग कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का हो जाता है। पत्तियों के रंग, जो कहने का मतलब कि जो पत्तियों का जो किनारा होता है, क्या होता है? किनारा होता है, या जो अग्रशिराएं होती उन पर शो होना स्टार्ट हो जाता है, नारंगी रंग। ठीक है ना, जो इस डिजीज से ग्रसित होता है पौधा या हमारी फसल विषाणु से, ठीक है ना, तो किस कलर में होने लगती है? नारंगी रंग में होने लगती है। ठीक है ना, और क्या होता है? जो दौजिया होते हैं यानी जो टिलर्स होते हैं बहुत कम निकलते हैं, और निकलते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, पतले दुबले निकलते हैं। ठीक है ना, उतना बढ़िया नहीं निकलते हैं, जैसे कि जिस एक स्वस्थ पौधे में निकलते हैं वैसे ठीक उस प्रकार नहीं निकलते हैं। ठीक है, और जो बालियां निकलती हैं, एक तो बालियां ही नहीं निकलती हैं जब इस रोग का प्रभाव हो जाता है, अगर निकलती भी हैं तो उसमें दाने नहीं रह जाते हैं, और जो दाने पाए भी जाते हैं एकदम सामान्य अवस्था में, कहने का मतलब जैसे दाना होना चाहिए उससे कम मात्रा में दाना पाए जाते हैं, उनका क्वालिटी जो है डाउन होता है। तो कहने का मतलब बालियां अगर निकलती भी है, एक तो बालियां ही नहीं निकलती, अगर बालियां निकलती हैं तो उनमें दाना जो है नामात्र के होते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है? उपज में गिरावट आ जाती है। तो ये ऐसे कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें आपके टुंगो वायरस डिजीज में। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या किया जाता है? तो एक तो ये जान लीजिए विषाणु जनित है, तो विषाणु जनित में इसमें वेक्टर का कार्य या ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? बात एक ही हुई। तो ये लीफ हॉपर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीफ हॉपर के द्वारा होता है। लीफ हॉपर, लीफ हॉपर जिसे बोलते हैं क्या? हरा फुदका या पाद फुदका बोला जाता है, पाद फुदका बोलते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा फैलता है? पाद फुदका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कीटनाशक, जिसे कीटनाशक में डाइजिनान हो गया या वासुडिन हो गया, डाइजिनान या वासुटिन, वासुडिनान, इन दो रसायनों का यानी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक तो ये हो गया इनका कंट्रोल करने के लिए, कीट को कंट्रोल करने के लिए हम इन रसायनों का प्रयोग कर लेंगे, या हम जो फसल कटाई उपरांत जो भी ठोंठ होंगे, ठोंठ कहने का मतलब जो जड़ होते हैं, जो खोत होते हैं, उनको उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। उखाड़ कर नष्ट करने का मतलब कि ये है वो खेत से दूर कर देते हैं या कहीं पर ले जाकर उनको एक जगह जला देते हैं। फिर उसके बाद रोगी पौधे, अगर हमारी क्रॉप लगी हुई है, अगर कोई पौधा रोगी पौधा दिखाई देता है तो उसको उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं या अलग कर देते हैं फील्ड से। क्लियर इतनी बात? तो इसमें ये होता है। तो इसके जो मुख्य रोग थे, ठीक है, धान से रिलेटेड इतने ही थे। कौन कौन सा था? आपका ब्लास्ट डिजीज था। ब्लास्ट डिजीज के बाद आपका ब्राउन लीफ स्पॉट, दूसरा ये हो गया था। तीसरा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, चौथा सीड ब्लाइट, पांचवा खैरा डिजीज, छठा आपका टुंगो वायरस। ये 6 आपके डिजीज आपके सिलेबस में है जो कि इंपॉर्टेंट थे, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। क्लियर इतनी बात?